हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। अच्छा, ये जो मैं इंट्रो बोलती हूँ हेलो एवरीवन इतनी एनर्जी से, ये बताना कैसा लगता है आपको। ओके, और अगर अच्छा ना लगता हो तो मुझे एक सेकेंडरी लाइन भी बता देना, आइडिया दे देना। ओके, तो आज हम करने वाले हैं अपना ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। बहुत आसान सा चैप्टर है, इतना आसान है ना, मतलब जो बेसिक फिगर्स और फैक्ट्स होते हैं ना वही तुम्हें इसमें बताना है, और कई सारी चीजें रिपीटेड भी है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो नोट्स है ना, ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अगर चाहो तो एक्सेस कर सकते हो इन नोट्स को। ओके, सो स्टार्ट करें अपना चैप्टर। ठीक है, तो मैं अगर आपको पढ़ाऊंगी और वो आप ध्यान से सुनोगे ना, तो तभी आपको चैप्टर याद हो जाएगा। तो अभी हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। वाटर क्या होता है? आप बोलोगे पानी। पानी का क्या करते हैं? हम पीते हैं, है ना। और अर्थ पे कितना पानी है? मतलब कि 3/4 जो हमारी अर्थ है वो पूरा पानी से ही कवर्ड है। लेकिन उस 3/4 वाटर में से सिर्फ कुछ परसेंट ही फ्रेश वाटर है, जिसको हम एज अ पीने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब इसमें फैक्ट्स हैं। और वाटर एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कि अगर ये खत्म हो जाए तो ये दोबारा जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, और 3/4 वाला मैंने आपको बता दिया कि हमारी अर्थ का सरफेस 3/4 पानी से कवर्ड है, लेकिन सिर्फ कुछ परसेंट पानी ही फ्रेश वाटर की तरह हम यूज कर सकते हैं। और ये फ्रेश वाटर जो है अर्थ ही सरफेस से ही हमें मिलता है। इतनी बात समझ में आई? ये था आपका फैक्ट, आसान है। इसमें रेन्यूएबल रिसोर्स 3/4%, ओनली फ्यू वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश रिसोर्स विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। ये 3 बात ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट इज कुछ फैक्ट्स और फिगर, अब वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 96.5% जो है पूरे वर्ल्ड का वाटर वो ओशन में अवेलेबल है ना। और 2.5% फ्रेश वाटर अवेलेबल के लिए अवेलेबल है। इतना याद हुआ? अगले पे चलो। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, मतलब कि जितनी पूरी धरती पर बारिश आती है उसका 4% इंडिया में बारिश आती है। और पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडिया 133 वाले नंबर पे है फॉर वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम, कि एक साल में एक इंसान को कितना वो पानी उसके पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से इंडिया पूरे वर्ल्ड में 133 नंबर पे आती है। घुमावदार था बट इजी था। ओके, और ये बोला जा रहा है कि 2025 तक इंडिया के बहुत सारे पार्ट में ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी ऐसी कंट्रीज को इंडिया ज्वाइन कर ले जहाँ पर पानी की कमी भी है। सिंपल भाषा में 2025 तक इंडिया में काफी सारे स्टेट्स में वाटर स्कैर्सिटी आ जाएगी। आपको क्या लगता है, आएगी? कोशिश मतलब सोच के बताओ आपको क्या लगता है। ठीक है, अच्छा, तो फ्रेश वाटर जो है, जैसे हमने अभी बात करी कि 2.5% फ्रेश वाटर है हमारे धरती के ऊपर जिसको हम पी सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। तो ये फ्रेश वाटर के सोर्सेज कौन कौन से है? एक तो भाई आपकी बारिश है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, एक है कि रिवर और लेक्स में से जो पानी मिलता है वो भी फ्रेश है। और एक है ग्राउंड वाटर, जो पानी मतलब धरती के नीचे से हमें मिलता है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर कौन सा होता है? जो सॉइल के नीचे, मतलब मिट्टी के नीचे जितनी भी लेयर्स हैं और जितने भी पत्थर हैं उनके अंदर जो पानी स्टोर रहता है उसको हम ग्राउंड वाटर या फिर अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। आसान है। ओके, आगे चलो। कंजर्वेशन क्या होता है? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, कोई नेचुरल एरिया हो गया, कोई अच्छी सी और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग हो गई, उन सभी को इंसान की अजीब अजीब एक्टिविटीज से बचाना इज नोन एज कंजर्वेशन, मतलब कि बचाना। ठीक है, वाटर स्कैर्सिटी मतलब पानी, देखो पानी की बूंद दुखी है, तो क्या मतलब है कि वाटर परेशान है, यानी कि पानी की कमी। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब किस वजह से पानी की शॉर्टेज होती है, वाटर स्कैर्सिटी होती है? एक तो पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, सबको पानी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ जो ये पानी के साधन है ना, रिवर लेक वगैरह अंडरग्राउंड वाटर, इनको ना ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया जा रहा है भाई। मतलब कि जितना चाहिए ना उससे ज्यादा यूज में लेके आया जा रहा है। उससे क्या होगा? पानी कम होगा और इरिगेशन जो है ओवर ही ओवर करे जा रहे हैं। जहां पर इतने पानी की जरूरत है वहां पर इतना लगा रहे हैं, तो पानी तो कम होगा ही ना। अच्छा, अब आगे देखो। ग्रेटर डिमांड फॉर वाटर विद, अब इतने सारे शहर बन रहे हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लग रही हैं, पानी की डिमांड ज्यादा है, इसलिए अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब क्या है, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया में, है ना। कोई किसी सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, कोई किसी सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है, तो किसी को तो ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिलता है, किसी को बिल्कुल ही नहीं मिलता। इस तरीके से हो रहा है। अब इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा पानी यूज कर रही है और शहरी इलाकों में पानी का ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो इस वजह से पानी की स्कैर्सिटी हो रही है।
अब मेन कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, भाई ये भी बहुत आसान है। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या मेन कॉजेज हैं? एक तो हम जो अपना घरेलू कचरा होता है वो भी पानी में मिला देते हैं, सो दैट इज़ वेरी बैड। दूसरा, इंडस्ट्रीज भी पानी में अपना वेस्ट मिला देती हैं और उसी पानी को बड़ी बड़ी नदियों में मिला देती हैं, उस पानी को ठीक किए बिना, है ना। तो ये होता है कि इंडस्ट्री से केमिकल आते हैं, वो भी सारे के सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में उड़ेल देते हैं। कैसे? इंडस्ट्रीज का जितना भी वेस्ट, जितने भी केमिकल है वो पानी में छोड़ देता है। पानी जाता है कहाँ पे? रिवर में। रिवर का पानी फिर एग्रीकल्चर में जाता है एज अ इरिगेशन, तो ये एग्रीकल्चर भी खराब हो जाता है। फिर पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं एग्रीकल्चर में, उसकी वजह से भी पानी जो है बहुत पॉल्यूट हो जाता है। और हम इंसान भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मूर्तियों को पानी के अंदर बहा देते हैं, और जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी अस्थियां भी हम पानी में बहा देते हैं, कि रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, इमर्सिंग ऑफ आइडल्स होते हैं, जिससे ये पानी जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। सो ये कुछ रीजंस है वाटर पोल्यूशन के। अब हमें पानी को क्यों बचाना चाहिए, बताओ? ये तो आसान है ना, जल्दी बताओ। पानी को क्यों बचाओगे? ताकि हम हेल्दी रहें, हमारा लाइवलीहुड चलता रहे, और साथ के साथ अगर पानी होगा तो उसी की वजह से क्रॉप्स उग पाएंगी, और उसी की वजह से हम खाना खा पाएंगे, और उसी की वजह से हम जिंदा रह पाएंगे। इसलिए पानी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी डेली की डेली जो नीड्स हैं उन सबको फुलफिल करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने रिसोर्सेज को पॉल्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पीने का पानी नहीं पी पाएंगे, है ना। और हेल्थ हैजार्ड से बचने के लिए, मतलब आपको पता है हमारी बॉडी जो है 70% पानी से बनी हुई है ना। तो पानी से बनी हुई है, अगर पानी ही नहीं होगा या फिर अच्छा क्लीन वाटर ही नहीं पियेंगे, तो हमें क्या हो जाएगी? बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। सो हेल्थ हैजार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू सेव द वाटर। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं? एक ऐसी कंपनी जो कि एक देश में उसकी हेडक्वार्टर है और बाकी सारे देश में उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोली हुई हैं, ताकि उनको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाए। जैसे कि पेप्सी, बहुत सारे देशों में उनकी कंपनी सेटअप है ना। सो एमएनसीज हो गई। अब हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैरसिटी। जो ये इतनी सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं, और जो ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन इन द सेंस अर्बनाइजेशन इन द सेंस कि जो शहरी इलाके बहुत ज़्यादा सेटअप हो रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए? वाटर स्केर्सिटी के लिए, यानी कि पानी की कमी के लिए, ठीक है। तो ये कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से क्यों पानी कम हो रहा है वो देखते हैं हम, ठीक है। एक तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगना चालू हो गई थी जब हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज फैलेंगी उतनी ज़्यादा फ्रेश वाटर की नीड बढ़ेगी, है ना। और जितने ज़्यादा शहर आएंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। और अर्बन लाइफस्टाइल में तो आपको पता है उनका लाइफस्टाइल ही अलग होता है शहरी लोगों का, तो उनके लिए वाटर और एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद जितने भी पानी के साधन हैं, जहाँ पर इतना यूज़ करना होगा ना वहाँ पर वो लोग इतना यूज़ करेंगे, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पानी का, सिटीज़ में भी, विलेजेस में भी। तो जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लग रही हैं और जितने ज़्यादा शहरी इलाके हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो उससे क्या होता है? वाटर स्कैरसिटी जो है आती ही आती है, मतलब पानी की कमी, ठीक है। अब क्यों इंडिया में पानी की कमी हो रही है? इंडिया आपको पता है, इंडिया के पास मॉनसून क्लाइमेट होता है। हर साल मॉनसून में बारिश आती है हमारे इंडिया में। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कम बारिश आती है, लो रेनफॉल आती है, या फिर आती ही नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है? पानी की कमी और बढ़ जाती है इंडिया में। अब इंडिया में इरिगेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो इरिगेशन भी तो बढ़ेगी ना, तो उसकी डिमांड के कारण भी पानी की कमी हो जाती है। मतलब इरिगेशन को फैसिलिटेट करते करते पानी की कमी हो जाती है ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, डाउनफॉल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। जितनी भी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वो पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर यूज कर लेते हैं। ग्रोइंग प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज ड्यू टू पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। वाटर रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और उससे क्या होता है? जैसे शहरी इलाके आ रहे हैं तो वाटर रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वाटर रिसोर्सेज पे, और ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनकी नीड्स को फुलफिल करते करते इंडिया के अंदर पानी की कमी जो है काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइडल पावर कौन सी होती है? हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड ही कुछ होगा, है ना। तो क्या होता है, आपने देखा होगा जो डैम्स होते हैं या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं इतने लंबे लंबे, उनसे इतनी हाइट पे से पानी नीचे उड़ेला जाता है, मतलब
फेंका जाता है, तो वो जिस रफ्तार से थ्रो किया जाएगा वाटर, तो उससे क्या होगा, एक करंट या फिर प्रेशर जनरेट होता है। उस प्रेशर के थ्रू टरबाइन चलती है, टरबाइन चलेगी, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है वो एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि अगर पानी को हम बहुत लंबी हाइट से थ्रो करेंगे, तो उस थ्रोइंग की वजह से जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर की वजह से टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूम के जो एनर्जी जाती है इन द जनरेटर, उससे क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो हम पानी की वजह से कर पाते हैं, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइडल पावर बोलते हैं। ओके, मेजर्स अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, क्या क्या हमने चीज़ें करी जिससे कि हम पानी को बचा सकें। ग्राउंड वाटर को यूज़ करना हमने बहुत कम कर दिया, रिचार्ज करते अपने ग्राउंड वाटर को, वाटर की वेस्टेज हम सब ने कम कर दी, पॉल्यूट नहीं करना चाहिए वाटर को, रेन वाटर जितना भी बारिश का पानी है उसको स्टोर करके रखना चाहिए, और इतना इतना पानी देने की बजाय जो बूंद बूंद वाला पानी होता है ना, जिसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं खेत वगैरह में, या फिर स्प्रिंकलर्स जो होते हैं, वो फव्वारे लगे होते हैं, आपने पिक्चर देखी होगी, वो हमें यूज़ करनी चाहिए ड्राई एरियाज़ में, ताकि इरिगेशन से ज़्यादा पानी लॉस ना हो। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम पानी को बचा सकते हैं। हाउ वॉज वाटर कंजर्व्ड इन एशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में यानी कि बहुत पहले इंडिया में वाटर को कैसे बचाया जाता था। तो उनका जो दिमाग था ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस था एंशियंट इंडिया में। आपने ये सुना होगा कि वो लोग ना अलग अलग सिस्टम, बहुत इतना अच्छा अच्छा सिस्टम कर देते थे हर एक चीज़ का, जो कि आज के ज़माने में भी लैक करता है। तो एंशियंट इंडिया में जैसे कि 1st सेंचुरी BC में इलाहाबाद में एक बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था, स्पेशली रेन वाटर को। जब चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम आया, तो डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम उस टाइम पे अवेलेबल थे। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इरिगेशन वर्क्स हमें कहाँ पे पाए गए हैं, कलिंगा इन ओडिशा, नागार्जुना कोंडा इन आंध्र प्रदेश, बन्नौर इन कर्नाटका एंड कोल्हापुर इन महाराष्ट्र, ठीक है। भोपाल लेक जो कि 11th सेंचुरी में बनी थी, वो पहली आर्टिफिशियल लेक थी उस टाइम पर, लार्जेस्ट थी। और 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने एक टैंक कंस्ट्रक्ट किया था हौज खास में, दिल्ली में है हौज खास, और वो सीरी फोर्ट एरिया में वाटर सप्लाई के लिए काम आता था। तो देख सकते हो आप कि पहले के टाइम में कितना अच्छा सिस्टम अवेलेबल था, है ना। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। ड्राइंग कैसी लगी ये बताना। ओके, तो ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, लार्ज डैम्स ही होते हैं। किसी नदी के पानी को रोक के उसके ऊपर एक डैम बनाया जाता है, और उस जो रुकावट बनाई जाती है ना, उस रुकावट को कभी कभी हटा के, रिमूव करके, वो नदी का पानी ऊपर से नीचे तक हाई प्रेशर में जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसको हम मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में पानी को स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर यूज के लिए और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। अब पर्पस क्या है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का, एक तो जो बाढ़ आ जाती है, जो फ्लड्स आ जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए, इरिगेशन के लिए जब भी पानी चाहिए होता है तब यहाँ से ले लिया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इंडस्ट्रीज, विलेजेस, सिटीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, और ये नेविगेशन के भी काम आते हैं। मतलब मैप्स में ऑलरेडी शो हो जाता है कि यहाँ पे एक डैम है, तो इसकी वजह से हम रास्ता ढूंढ पाते हैं। और वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। फिशरीज मतलब मछलियों की प्रजाति। अब कुछ हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ये किस रिवर के ऊपर बना था, रिवर दामोदर के ऊपर। और कौन कौन सी स्टेट इसका फायदा उठाती हैं, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। फायदा मतलब कि मतलब काफी ज्यादा उन स्टेट्स को बेनिफिट मिलता है। भाखड़ा नांगल जो है सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। सॉरी, गला खराब था। भाखड़ा नांगल जो आपका डैम है वो सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। और कौन कौन सी बेनिफिशियरी स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हीराकुड डैम, हीराकुड डैम जो है वो महानदी रिवर में बना हुआ है और बेनिफिशियरी स्टेट ओडिशा है। ये याद करके चला जाना इंपॉर्टेंट है, और एक एक नंबर के मार्क्स में आ सकते हैं फिलअप्स या फिर MCQ फॉर्म में, ठीक है। कोसी रिवर जो है वो कोसी जो है डैम, वो रिवर कोसी के ऊपर ही बना हुआ है, और बेनिफिशियरी स्टेट है बिहार और हमारी जो नेबरिंग कंट्री नेपाल। चंबल वैली जो है वो चंबल रिवर के ऊपर बनी हुई है, और बेनिफिशियरी स्टेट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान।
अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। वही सारे हैं, इरिगेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, घरों को या फिर इंडस्ट्रीज़ को पानी की सप्लाई करवाता है, फ्लड कंट्रोल करता है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ मतलब टूरिज़्म वगैरह के लिए भी ये होता है। इनलैंड नेविगेशन मतलब रास्ते ढूँढने में भी ये हेल्प करता है। फिश की ब्रीडिंग हो जाती है और एफॉरेस्टेशन भी हो जाता है। मतलब जब डैम बन रहा था तो काफ़ी सारे पेड़ काटे गए थे। डैम बनने के बाद उन एरियाज़ में अब दोबारा से पेड़ लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? अब डिसएडवांटेजेस भी है, अब हर चीज़ के फ़ायदे थोड़े ना हो सकते, डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज कौन-कौन से हैं वो देखो। जैसे ये बोला जाता है कि डैम्स की वज़ह से फ्लड कंट्रोल होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं सच में, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है, जैसे पानी को रोक के, जो नदी का पानी होता है उसको रोक के डैम बनाया जाता है, तो वो जो रुकावट हो जाती है ना, उससे नदी का नेचुरल जो फ्लो होता है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से नीचे की साइड में जो पानी का नीचे की लेयर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन होता है, मतलब कंकड़, रेत-वेत बहुत ज़्यादा ये बैठ जाता है। और उससे क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है उसको बहुत हार्म पहुंचता है, ठीक है? अब द रिजर्वॉयर्स दैट आर क्रिएटेड इन फ्लड प्लेन्स ओवरफ्लो। अब कभी कभी क्या हो जाता है, जो हम रिजर्वॉयर या फिर डैम्स वगैरह बनाते हैं ना, फ्लड प्लेन्स वाली जगह पे, फ्लड प्लेन्स कौन से आते हैं, ऐसी ज़मीनें जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़-वाढ़ आती रहती है, तो कई जगह पर ऐसी फ्लड प्लेन्स में हमने डैम्स बनाए हुए हैं। तो अगर ऐसी जगह पर आप डैम बनाओगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो वो डैम ही आपका मतलब डैम ही जो है आपका सबमर्ज कर जाएगा, और वहाँ की जो वेजिटेशन है और जो आपकी मिट्टी है वो भी बहुत बुरी तरीके से बह जाएगी और कुछ भी नहीं बचता, ठीक है? मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से जो, जैसे मतलब नदी है, नदी के ऊपर डैम बनने वाला हुआ, तो नदी के आसपास घर तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे, क्योंकि वहीं वो जो लोग हैं उन्होंने नदी को एज अ मेन सोर्स माना हुआ है खुद के लाइवलीहुड का, तो वहाँ पे लोग ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। तो जब किसी नदी के ऊपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनता है तो उनकी लाइवलीहुड की, उन लोगों को खाली करके जाना पड़ता है, अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, अगर पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है एंड ओवर इरिगेशन होता है ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोजेक्ट, अगर इन प्रोजेक्ट्स की वजह से ज़्यादा पानी का यूज करते हैं हम या फिर ओवर इरिगेशन होता है, तो उससे लैंड जो है, जो ज़मीन है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। हमें पानी की जो बीमारियाँ होती है, वाटर बॉर्न डिजीज़ जो कि पानी की वजह से होती हैं, वो हो जाती हैं, पेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है और पॉल्यूशन भी हो जाता है, ठीक है? अब डैम्स क्या होते हैं, एक बैरियर, ये आप बैरियर देख सकते हो पिक्चर में, है ना? ये एक बैरियर है। ये बैरियर को हम डैम बोलते हैं, जिससे कि पीछे नदी का पानी जो है, नदी का नेचुरल फ्लो जो है, उसको हम रोक देते हैं, ताकि इस पानी को रोक के या फिर जब हमारा मन करे इस पानी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, दैट इज़ डैम, ठीक है? अब डैम के एडवांटेजेस वही सारे आ जाएंगे, इरिगेशन हो गया तुम्हारा, ठीक है? और आप इरिगेशन की वजह से और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, फ्लड कंट्रोल कर सकते हो, टूरिज्म, फिश ब्रीडिंग, ये सब वही एडवांटेजेस आप इसमें बता दोगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा था कि डैम्स जो हैं हमारे इंडिया के मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि डैम्स की वजह से ही ना हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की बढ़ोतरी हो गई थी, एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी। सो दैट्स वाई नेहरू जी ये कहते हैं कि डैम्स जो हैं मॉडर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं। डैम्स की वजह से जो पानी हम स्टोर करके रखते थे, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को जो पानी की रिक्वायरमेंट होती थी वो डैम पूरी करता था, एज वेल एज एग्रीकल्चर में जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, उन क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए भी पानी जो है डैम से ही आता था। सो दैट्स वाई दोनों फील्ड में, एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होती थी। सो दैट्स वाई नेहरू जी ने ऐसा बोला, है ना? अब हम डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों बोलने लग गए? क्योंकि ऑब्वियसली ये मल्टीपर्पज़, ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं ना? जैसे कि आपका फ्लड कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग हो गया, और आपका और भी बहुत सारे जो मैंने आपको एडवांटेजेस ऊपर बताए थे, वो सब चीज़ें जो हैं डैम्स कर लेते हैं। फिशरीज़, फिश ब्रीडिंग के लिए, और उसके साथ-साथ ये ऊपर जितने भी एडवांटेजेस मैंने आपको बताए थे, टूरिज़्म के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए। तो इसलिए क्योंकि ये डैम्स जो हैं, वो एक से ज़्यादा काम के लिए बेनिफिट हमें देते हैं, सो दैट्स व्हाई डैम्स जो हैं अब उनको हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं कहते हैं, ठीक है? और उसके बाद मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया,
इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे डैम्स बनने लग गए थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है और इनकी वजह से एग्रीकल्चर एज वेल एज विलेज की जो इकोनॉमी है वो बढ़ती है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज लग जाती हैं जहाँ पर भी डैम होता है, और अर्बन इकोनॉमी की ग्रोथ होती रहती है। अब हम बात करेंगे कुछ आंदोलन की। तो पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये एक मूवमेंट था। क्या होता है, नर्मदा रिवर है गुजरात के अंदर, उसके ऊपर सरदार सरोवर डैम बन रहा था, तो उसके लिए मूवमेंट किया गया। और किन्होंने किया था, एनजीओ ने। और एनजीओ के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे कि ट्राइबल पीपल, फार्मर, इन्वायरमेंटलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। इन लोगों ने मूवमेंट किया था, ठीक है। इट ओरिजिनली फोकस्ड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज। ये इन लोगों ने मूवमेंट इसलिए किया था क्योंकि जब भी डैम बनता है तो जो वहाँ के लोग रहते हैं ना, जो डैम के आसपास रहते हैं लोग, उन लोगों को अपना लाइवलीहुड, मतलब वो घर बार छोड़ के कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है, अपना काम वाम नया स्टार्ट करना पड़ता है, अपना घर, अपना लाइवलीहुड का बेसिस सब कुछ वहीं पर छोड़ के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, विच इज़ नॉट ईजी आज के ज़माने में, है ना। तो उन लोगों के लिए यानी कि फुल रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, और साथ ही साथ वहाँ के, मतलब इन डैम्स को क्रिएट करने से बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज बन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि इनकी वजह से जो नेचुरल फ्लो है रिवर का वो रुक जाता है, एक्वेटिक लाइफ बर्बाद हो जाती है, लोगों को लॉस हो जाता है जो वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो इन इन्वायरमेंटल इश्यूज की वजह से स्पेशली ट्रीज को भी बहुत हार्म पहुंचता है। तो दैट्स वाई ये जो आंदोलन है वो लड़ा गया था, ठीक है। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब पहले ये आंदोलन फोकस करता था इन्वायरमेंटल इश्यूज पे, और बाद में रीफोकस करने लग गया कि जो लोगों को वहां से भगाया गया था उन लोगों को अब फुल रिहैबिलिटेशन दो, मतलब कि घर वर दो, ठीक है। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो रेन वाटर होता है उसको बचा लेना। तो जैसे कि हमारी बेसिकली छतों पे कितना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, वो इस पानी को, इकट्ठा जो पानी होता है उसको पाइप्स के थ्रू किसी टंकी में या फिर टैंक में स्टोर कर देना, और उसको फिर फ्यूचर यूज किसी भी चीज़ में हम कर लेते हैं ना। सो दैट्स वाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, एक ऐसी स्टेट है जो जहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है हर घर के लिए, मतलब ये कानून है वहाँ का कि सभी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी इंपॉर्टेंट है। अब आप बताओ कौन सी स्टेट है वो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, कि जो इतनी डिमांड बढ़ रही है पानी की वो फुलफिल हो सके, रन ऑफ यानी कि ज़्यादा पानी ना बहे, और रोड्स के ऊपर फ्लडिंग ना हो, बाढ़ बाढ़ ना आ जाए ज़्यादा पानी से, ग्राउंड वाटर स्टोरेज हो जाता है, ग्राउंड वाटर बढ़ जाता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाता है, ग्राउंड वाटर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, और उसके बाद डोमेस्टिक वाटर के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मेथड्स क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, वो अब हम देख लेते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज में गुल्स और कुल्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे हिमालयाज में अलग अलग एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर गुल्स और कुल्स की वजह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता है। और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, मतलब कि जो छतों वगैरह पे पानी इकट्ठा हो जाता है उसको हम स्टोर कर लेते हैं टंकी वगैरह में। अंडरग्राउंड टैंक या फिर टंकाज होते हैं ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए, बीकानेर, पलौदी और बैनर में, ठीक है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होते हैं मेघालय में, यानी कि मेघालय में जो बैम्बू बांस के जो होते हैं ना उनके अंदर से ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बूंद बूंद वाला इरिगेशन सिस्टम यूज होता है। तो ये कुछ थे आपके। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन सा होता है, वही जो छत के ऊपर जो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है उसको पाइप से नीचे बुला लेते हैं और टंकी में स्टोर कर देते हैं, वो होता है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कौन सा होता है, जो बांस के पाइप होते हैं उनके अंदर से पानी जाता है और खेतों में ड्रॉप ड्रॉप करके गिर जाता है। और पलार पानी क्या होता है, रेन वाटर जो कि अंडरग्राउंड चला जाता है उसको हम पीने लायक पानी कहते हैं, यानी कि पोर्टेबल वाटर, उसको हम पलार पानी कहते हैं, ठीक है। राजस्थान के कुछ सूखे इलाकों में पलार पानी का क्या मतलब सिग्निफिकेंस है या फिर इम्पोर्टेंस है, वो देख लेते हैं। जैसे कि राजस्थान में डेजर्ट एरिया, सूखा है सारे के, तो इसलिए पलार पानी का क्या फ़ायदा है कि वो मेन सोर्स होता है पानी पीने के लिए जब सब कुछ सूख जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है, और समर्स में यानी कि गर्मियों में ये जो टैंक होते हैं ये अंडरग्राउंड रूम्स को कूल रखते हैं और साफ रखते हैं, ठीक है।
नेगेटिव इफेक्ट क्या है ओवर इरिगेशन के, ये लास्ट टॉपिक है। ओवर इरिगेशन से पानी जो सॉइल होती है उसके अंदर सेलेनिटी बढ़ जाती है, मतलब कि नमक का कंटेंट बढ़ जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है और पानी की कमी हो जाती है। तो बस यही पढ़ना था हमें इस चैप्टर में, बेसिक बेसिक फैक्ट्स हैं, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो कुछ सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और बच्चों जैसे चैप्टर है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है। और कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाए, उस पर फॉलो ज़रूर कर लेना। और कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।